हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 9 लेके आए हैं। उस 9 नंबर चैप्टर है, उसमें क्या है, खाद्य उत्पादन की कार्यनीति, उसका वर्णन कर रहे हैं। अपन आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है उत्तक संवर्धन। ठीक है, उत्तक संवर्धन की अपन चर्चा करेंगे। उत्तक संवर्धन बहुत ही सिंपल टॉपिक है अपने, और इसमें सवाल बहुत अच्छा बनता है उत्तक संवर्धन के अंदर। तो जो अपन पढ़ेंगे आज उत्तक संवर्धन, ठीक है, उसको आपको समझाएंगे। उत्तक संवर्धन क्या होता है, इसमें 4-5 छोटे छोटे सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है, कर्तो उत्तक किसे कहते हैं। पहला सवाल बनता है, कर्तो उत्तक किसे कहते हैं। दूसरा सवाल बनता है, सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल बनता है, कैलस क्या है। ठीक है, चौथा अगला सवाल बनता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं, पूर्ण सख्तता की परिभाषा, पूर्ण सख्तता है उसकी परिभाषा। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि आपको क्या करना है, विषाणु मुक्त पादप तैयार करना है, आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे इसमें सवाल बनते हैं। तो अपन इन सवालों की सबकी चर्चा करते हैं। अब पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है, जो खाद्य उत्पादन है उसकी मांग बढ़ रही है। यानी खाद्य उत्पादन है, खाद्य की जो अपन कह रहे हैं भोज्य पदार्थ है, उसकी मांग बढ़ रही है। खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है तो उनका उत्पादन भी बढ़ रहा है। लेकिन ये जो पारंपरिक तरीका है, इस पारंपरिक तरीके से इतना ज्यादा खाद्य उत्पादन नहीं हो रहा है कि सबकी पूर्ति हो सके। तो इसलिए आजकल एक नया मेथड आ चुका है जिसका नाम आपको बताना है उत्तक संवर्धन है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तक संवर्धन के अंदर अपन बताते हैं किस तरह से क्या करना है। उत्तक संवर्धन में आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। पादप का वह भाग जिसका उपयोग, पादप का वह भाग जिसका उपयोग उत्तक संवर्धन में किया जाता है, जिसका उपयोग उत्तक संवर्धन में किया जाता है, जिसका उपयोग उत्तक संवर्धन में किया जाता है, उसे कर्तो उत्तक कहते हैं। तो परिभाषा आती है सबसे पहले कर्तो उत्तक की। पादप का वह भाग जिसका उपयोग उत्तक संवर्धन में किया जाता है, उसे कर्तो उत्तक कहते हैं। ये अपने ध्यान रखना है। आपने पादप के पास गए, उसकी जड़ लेके आए, उसका तना लेके आए, उसकी पत्ती लेके आए, या उसकी शाखा लेके आए, या उसका पुष्प लेके आए, जो भी पादप का भाग जिसका उपयोग उत्तक संवर्धन में करते हैं उसको कहते हैं कर्तो उत्तक। वैसे तो आप इस वर्ड से ही पता लगा लोगे, काटा गया उत्तक, कट किया हुआ उत्तक। ठीक है, कर्तो उत्तक। यानी आपको पादप उत्तक संवर्धन करना है तो सबसे पहले पादप का वह भाग जिसका उपयोग उत्तक संवर्धन में किया जाता है उसको कहते हैं कर्तो उत्तक। ये अपने परिभाषा होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको बताना है, पादप का ये भाग है, इसमें पूर्ण सख्तता का गुण होना चाहिए। पूर्ण सख्तता मतलब होता है टोटियोपोटेंसी। यानी पादप की वह कोशिका जिसमें पूरा पादप बनाने की क्षमता होती है। पादप की वह कोशिका जिसमें पूरा पादप बनाने की क्षमता होती है, जिसमें पूरा पादप बनाने की क्षमता होती है, उसे पूर्ण सख्त कहते हैं। क्षमता होती है उसे पूर्ण सख्त कहते हैं। ठीक है, उसे पूर्ण सख्त कहते हैं तथा इस गुण को पूर्ण सख्तता कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि पादप की ऐसी कोशिका कौन सी होती है जिसमें पूरा पादप बनाने की क्षमता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप बताओगे विभज्योतिकीय कोशिका। जो विभज्योतिकीय कोशिका होती है, मेरिस्टेम सेल होती है, उसके अंदर विभाजन का गुण होता है और उसमें पूरा पादप बनाने की क्षमता होती है। यहां से सवाल पुटअप होता है, बच्चों से सीधा सवाल पूछा जाता है कि ये जो टोटियोपोटेंसी है, इस टोटियोपोटेंसी का मतलब क्या है। टोटियोपोटेंसी आपसे पूछा जाता है, तो टोटियोपोटेंसी आपसे पूछते ही आप तुरंत बताते हो कि भाई क्या होता है, पादप की वह कोशिका जिसमें पूरा पादप बनाने की क्षमता होती है, उस कोशिका को कहते हैं पूर्ण सख्त कोशिका, और इस गुण को क्या कहते हैं, पूर्ण सख्तता। जैसे आपने स्थायी उत्तक की कोशिका ली, स्थायी उत्तक की आप कोशिका लोगे, उसमें पूरा पादप बनाने की क्षमता नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप विभज्योतिकीय कोशिका लोगे तो ये लगातार विभाजित होगी
और पहले बनाएगी कैलस। क्या बनाएगी? कैलस बनाएगी। फिर उसके ऊपर आप साइटोकाइन ऑक्सीन का छिड़काव करोगे तो क्या होगा? एक नया पादप बनेगा। तो एक कोशिका द्वारा पूरा पादप बनाने की क्षमता होती है। ऐसी कोशिका को पूर्ण शक्त कहते हैं और इस गुण को क्या कहते हैं? पूर्ण शक्तता के नाम से जानते हैं। ये अपने ध्यान रखना है। तो अपने ये मेन इसमें ये क्वेश्चन बन गया है पूर्ण शक्तता कोशिका। अब बुक वाले ने एक सवाल पूछा है कि जंतु कोशिका है, कौन सी कोशिका है? जंतु कोशिका होती है, क्या वो भी पूर्ण शक्त होती है? तो आपको बताना, हाँ जंतु कोशिका भी पूर्ण शक्त होती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें ये कोशिका में पूरा जीव बनाने की क्षमता होती है, तो उसको प्लूरोपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरोपोटेंसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पादप कोशिका में एक पूरा जंतु जीव बनाने की क्षमता होती है पादप बनाने की, वैसे जंतु कोशिकाओं में भी क्या होते हैं? कुछ जंतुओं के अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिससे पूरे जंतु बन सकते हैं। ये अपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपने कर्तोत्तर की परिभाषा पूरी हो चुकी है, पूर्ण शक्तता की परिभाषा पूरी हो चुकी है। कर्तोत्तर की बिल्कुल सिंपल परिभाषा है और पूर्ण शक्तता की आपको बिल्कुल सिंपल परिभाषा मैंने बता दी है। अपन ये पढ़ रहे हैं उत्तक संवर्धन। तो उत्तक संवर्धन आपको समझाते हैं किस तरह से क्या होता है। बच्चों बहुत सिंपल टॉपिक है इस उत्तक संवर्धन में, लेकिन 2 नंबर का सवाल जरूर आ सकता है। 1 नंबर का सवाल आ सकता है टिश्यू कल्चर में से। अब ये क्या है? आपको लग रहा है सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्या है? क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक छोटे से टॉपिक के अंदर 6-7 सवाल है। अब ये उत्तक संवर्धन इसको आपको समझाते हैं। सबसे पहले अपन एक कर्तोत्तक लेते हैं, यानी अपन एक विपज्योति की कोशिका लेते हैं। इस विपज्योति की कोशिका को अपन कहते हैं, ये अपन ने ले ली है, ठीक है। इस कोशिका को लेने के पश्चात एक संवर्धन माध्यम है, उस संवर्धन माध्यम के अंदर क्या करते हैं? इस कोशिका को डालते हैं। अब संवर्धन माध्यम क्या होता है? संवर्धन माध्यम क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। संवर्धन माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें क्या होता है? किसी पादप कोशिका को कल्चर किया जाता है, यानी किसी पादप कोशिका या कर्तोत्तक को संवर्धित किया जाता है। ऐसा माध्यम जिसमें कर्तोत्तक को संवर्धित किया जाता है उसे कहते हैं संवर्धन माध्यम, ठीक है। अब ये परक नली के अंदर क्या करते हैं? इस संवर्धन माध्यम को डालते हैं या किसी बीकर के अंदर डालते हैं। ये कहलाता है पात्रे संवर्धन। क्या कहलाता है? पात्रे संवर्धन कहलाता है, ठीक है। अब संवर्धन माध्यम में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले संवर्धन माध्यम 2 तरह का होता है, द्रव माध्यम और ठोस माध्यम। अगर द्रव माध्यम है उसके अंदर 0.8% एगार मिला देंगे। अगर इस द्रव माध्यम के अंदर 0.8% एगार मिला देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? ये ठोस माध्यम में बदल जाएगा। अब द्रव माध्यम और ठोस माध्यम में होता क्या है? सबसे पहले ये लेते हैं सुक्रोज। क्या लेते हैं? सुक्रोज का उपयोग किया जाता है जो एक भोज्य पदार्थ है। दूसरा ये विटामिन लेते हैं। तीसरा ये खनिज लवण लेते हैं। चौथा इसमें प्रतिजैविक पदार्थ होते हैं। पांचवा इसके अंदर क्या होता है? वर्धी नियामक पदार्थ होते हैं। ये वर्धी नियामक पदार्थ 2 होते हैं, याद रखना आपको, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। वर्धी नियामक पदार्थ है ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। 2 वर्धी नियामक पदार्थ होते हैं, एक होता है ऑक्सीन और एक होता है साइटोकाइनिन। ये सब होते हैं। इसके अलावा इसमें टमाटर का जूस होता है और नारियल का पानी होता है। टमाटर का जूस होता है और नारियल का पानी होता है। ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। सबसे अच्छा संवर्धन माध्यम है वो नारियल का जूस। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आपने बताया सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एक विपज्योति की कोशिका लेते हैं क्योंकि इसमें विभाजन का गुण होता है और ये पूरा पादप बनाती है। ये कर्तोत्तक का काम करती हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? इस कर्तोत्तक को पोष माध्यम में डाल देते हैं। डाल दिया। अब ये कोशिका लगातार विभाजित होगी और कुछ समय बाद एक अविभाजित कोशिकाओं का गुच्छा बनेगा। ये बन गया अविभाजित कोशिकाओं गुच्छा। अब सवाल आता है कैलस की परिभाषा लिखो। कैलस किसे कहते हैं?
तो कैलस की छोटी सी परिभाषा है, उत्तक संवर्धन के समय जब उत्तक संवर्धन किया जाता है, उत्तक संवर्धन के समय अविभेदित कोशिकाओं का गुच्छ बनता है, अविभेदित कोशिकाओं का गुच्छ बनता है, कोशिकाओं का गुच्छ बनता है, इसे कैलस कहते हैं। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। फिर इस कैलस के ऊपर साइटोकाइन ऑक्सीजन डालते हैं तो क्या होता है, परोल बनता है और जड़ें बनती हैं। परो बनेगा बच्चों और जड़ें बनेगी। इस तरह से ये परो और जड़ें बन गई हैं। तो ये एक नया पादप बन चुका है। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसके अंदर मिट्टी डाल देते हैं और इसको कहीं ले जाकर उगा देते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये पादप है। अब इसमें सवाल पूछा जाता है अगला कि भाई सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन आपको समझाते हैं। अब अपन सूक्ष्म प्रवर्धन पढ़ते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन पूछा जाता है व्हाट इज द माइक्रो प्रोपोगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब होता है कम समय में कम स्थान पर, कम समय में कम स्थान पर बहुत अधिक संख्या में पादपों का निर्माण करना। बहुत अधिक संख्या में पादपों का निर्माण करना, पादपों का निर्माण करना सूक्ष्म प्रवर्धन। बहुत छोटी सी परिभाषा है, कम समय में कम स्थान पर, कम समय कम स्थान मतलब कम क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पादपों का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। जैसे आपको 1 करोड़ पादप चाहिए, मान लो आपको 1 करोड़ पादप चाहिए, आप कहोगे 10 दिन में भाई 1 करोड़ पादप बना दे, तो वो कहेगा हाँ भाई मैं 1 करोड़ पादप बना दूंगा। तो वो आराम से बना सकता है। कैसे बना सकता है, अब अपन देखते हैं कि कुछ पादप होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, उनका भी निर्माण इस विधि से किया जाता है। जैसे ये गन्ना है, केला है, सेब है, इन पादपों का निर्माण भी क्या होता है, इस विधि से किया जाता है। बहुत सारे सजावटी पौधे होते हैं, जैसे अपन कहते हैं गुलदाउदी हैं, सजावटी पौधों का निर्माण इस विधि से किया जाता है। और इसी तरह से बहुत सारे औषधीय पौधे होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अभी औषधीय पादप एक गुलमोहर है, उसकी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता हुई थी। जब कोरोना काल आया था तो गुलमोहर की मांग बहुत अधिक संख्या में हुई थी। इस समय लगभग 1 करोड़ 22 लाख पौधे बिके थे गुलमोहर के। 1 करोड़ 22 लाख पौधे बने कैसे, अपने मन में ये सवाल आता है। बहुत आसानी से बने। कैसे बने, सबसे पहले ये क्या लिया जाता है, ये जैसे ये पत्ती ली जाती है, ठीक है, ये पर्ण ली जाती है, इस पर्ण को यहाँ से काटा जाता है बीज से, ये काट दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये विभ ज्योति की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को ब्रुश की सहायता से एक परक नली के अंदर झाड़ा जाता है। ये परक नली है, इसके अंदर इस कोशिका को डाला जाता है। इसमें पहले से संवर्धन माध्यम होता है, इसके अंदर ये कोशिका डाली जाती है। कोशिका ब्रुश की सहायता से इसमें गिराई, पत्ती ली, उसको कट कट काटा और विभ ज्योति की कोशिका इसमें डाली। कोशिका संवर्धित होगी और कोशिका संवर्धित होकर क्या बनाएगी, कैलस बनाएगी। क्या बनाएगी, कैलस। और कैलस संवर्धित होकर आके क्या बनाएगा, परों और जड़ों का निर्माण करेगा और ये एक पादप बन गया। ठीक है, बहुत आसान है। ऐसे ऐसे क्या होता है, जो नर्सरी होती है उस नर्सरी के अंदर क्या करते हैं, 100 ऐसी परत नली रख देते हैं। एक पाउच होता है, उसके अंदर ऐसी 100 परत नली रख देते हैं। 100 परत नली रखने के बाद प्रत्येक परत नली के अंदर क्या किया जाता है, प्रत्येक परत नली के अंदर एक एक कोशिका डाली जाती है। प्रत्येक परत नली के अंदर संवर्धन माध्यम होता है और इसके अंदर एक एक कोशिका डाली जाती है। सबके अंदर एक एक कोशिका डाली जाती है। मैंने कम ही बनाई है, ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं इसमें सब में डाली जाती हैं परत नली में। सब में कैलस बनता है और सब में कैलस बनने के बाद इसमें परों और जड़ें बनती हैं। इस तरह से क्या होता है, ये एक तरह से ये पादप ही पादप बन गए। तो ये क्या होते हैं, 4 दिन के अंदर 1 करोड़ 22 लाख गुलमोहर के पौधे तैयार हो गए। फिर पूरे इंडिया के अंदर सप्लाई हुए थे। जिसको भी चाहिए गुलमोहर खाएगा और अपने अंदर एक तरह से प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा।
तो आपने सोचा कि ये गुलमोहर इतने मार्केट में आए कैसे, तो ये सब ऐसे बनाए गए थे सूक्ष्म प्रवर्धन से। तो सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसी विधि होती है जिसकी सहायता से सजावट के पौधे, औषधीय पौधे, ये गन्ना, केला, ये सेब सब बनाए जाते हैं। इन सब के अंदर क्या होता है, ये कोशिकाएं समान होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है समक्लोन पादप। इन सब को कहा जाता है समक्लोन पादप। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सॉरी, ये सोमा क्लोन है, तो ये सोमा क्लोन पादप बनाए जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि सोमा मतलब होता है बॉडी, क्या होती है बॉडी, या जिसको कहते हैं काय या शरीर। तो इनके सब की शरीर क्या है, एक जैसा है, क्योंकि ये सब एक ही कोशिका से बने हैं। तो ये सब क्लोन पादप हैं, यानी एक जैसे क्या हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, डिक्टो कॉपी हैं। इनके अंदर अनुवांशिक गुण क्या है, सब के अंदर समान है, तो इसलिए सोमा क्लोन पादप के नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म प्रवर्धन से जो पादप बनते हैं, क्या वो अपने जनक के समान होते हैं या अपने जनक से भिन्न होते हैं? तो आपको बताना वो जनक के डिक्टो कॉपी होते हैं, यानी उनके अनुवांशिक गुण अपने जनक के जैसे होते हैं। उनके अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, अपने जनक के जैसे होते हैं। जैसा जनक होगा वैसे ही ये सब पादप बनेंगे। ठीक है, तो अब इनका क्या हुआ, इस पादप के अंदर एक कोशिका टूटी और इसमें गिरी, एक कोशिका टूटी इसमें गिरी, ये सब आपस में भी क्लोन होंगे और अपने जनक के समान भी होंगे। तो सूक्ष्म प्रवर्धन से जो पादप बनते हैं वो सोमा क्लोन के नाम से जाने जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब अपने अगला सवाल आता है उत्तक संवर्धन में। अपन उत्तक संवर्धन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसमें से बच्चों, तो आपको थोड़ा इसको क्या करना है, ध्यान देना है। अब बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बच्चों का नेट खत्म हो जाता है, वीडियो देखते हैं तो बच्चे कहते हैं सर हमारा नेट खत्म हो जाता है। तो बच्चों ऐसा है कि आप अपने नेट को थोड़ा बचा के रखें और थोड़ा लो स्पीड में देख लें या लो क्वालिटी में देख लें। आपको नहीं दिखता है थोड़े फोन की ब्राइटनेस तेज कर लें जिससे ये साफ दिखेगा। अब अपन कहते हैं उत्तक संवर्धन है, उसमें अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं विषाणु मुक्त पादपों का निर्माण करना। विषाणु मुक्त पादपों का निर्माण करना, विषाणु मुक्त पादपों का निर्माण आपको समझाते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, ये आलू का पौधा है, इस आलू के ये फल हैं, ये एक तरह से आलू का अपन कह रहे हैं तना है। इस तने के अंदर क्या है, ऐसे कलिकाएं आती हैं। ठीक है, इन कलिकाओं को अपन क्या करते हैं, काटते हैं और जमीन में लगाते हैं और एक नया आलू बनता है। ये इस तरह से नया आलू बनेगा, ये नए आलू उगेंगे। अब क्या समस्या होती है कि अपन आलू की जो पारंपरिक तकनीक है, आलू की पारंपरिक तकनीक से खेती करते हैं। तो खेती करते हैं तो क्या होते हैं, ये आलू है ये स्वयं संक्रमित है पोटैटो एस वायरस से। इस आलू को एक रोग हो चुका है पोटैटो एस वायरस और पोटैटो एक्स वायरस। ये वायरस क्या करते हैं, आलू को इन्फेक्ट करते हैं, जिसके कारण आलू का रंग काला पड़ जाता है और आलू है वो खराब हो जाता है। अब अपन क्या करते हैं, इस आलू को यहाँ से काटते हैं और जमीन में इसकी क्या करते हैं, जो कक्षस्थ कलिका होती है जिसको आंख कहते हैं उसको लगाते हैं। तो ये रोग क्या होता है, ऐसे इसमें फैल जाता है अगली पीढ़ी में। नेचुरल सी बात है, इस पूरे पादप को रोग, जैसे ये मनुष्य है, इस मनुष्य के ब्लड के अंदर कोई रोग है, ये खून देगा तो ब्लड से अगर किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी जानी होगी तो वो चली जाएगी। तो इसी तरह से आलू है, आपने इसकी कक्षस्थ कलिका को काट के नया आलू बनाया है, तो इसमें ये रोग लगा हुआ है, तो ये रोग अगली पीढ़ी में पहुंच रहा है, यानी विषाणु एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। जैसे इसी तरह से ये गन्ना है, गन्ने में अपन क्या करते हैं, इस गन्ने को तिरछा काटते हैं और उसको जमीन में लगाते हैं और नया गन्ना बनाते हैं। समस्या ये आती है, अगर गन्ने को क्या है, जैसे ये किसी प्रकार का रोग है तो अगली पीढ़ी में वो रोग क्या होता है, चला जाता है। तो अब समस्या ये आती है कि आपके पास तो क्या है, ये पारंपरिक तकनीक है खेती की। खेती की पारंपरिक तकनीक में आप क्या करते हो कि वो एक तरीका है जो आप उपयोग करते हो। आपको विषाणु मुक्त पादप बनाने हैं तो आपको क्या करना है, पादप की एक कोशिका लेनी है, और कोशिका भी कौन सी लेनी है, शीर्ष द्वीपचुत्य की कोशिका लेनी है।
आपको शीर्ष द्विपज्योति की कोशिका क्यों लेनी है? अपन कह सकते हैं कक्षस्थ द्विपज्योतिकीय या शीर्ष द्विपज्योतिकीय कोशिका इसलिए लेते हैं क्योंकि अपने को पता है कि ये जैसे आलू है, इसकी अब भी कोशिका आई है। ये जो शीर्ष पे जो कोशिका आई है उस कोशिका की विशेषता क्या है? अभी तक वहां तक वायरस नहीं पहुंचा है। ये कोशिका थी, इसके विभाजन से दो कोशिका बनी है। इन दोनों कोशिकाओं को अपन कह रहे हैं शीर्षस्थ कोशिका। अभी तक यहां तक वायरस है वो संक्रमण नहीं किया है क्योंकि नई कोशिका बनी है। अपन इसी कोशिका को लेते हैं और लेकर परक नली के अंदर डाल देते हैं और फिर उसके बाद उसको संवर्धन करते हैं और एक नया आलू का पौधा बनाते हैं। ये नया आलू का पौधा बनाया आपने या गन्ने का पौधा बनाया। इस पौधे को क्या है, वायरस फ्री कर दिया अपन ने। अब इसको पोटैटो एक्स वायरस है वो संक्रमित नहीं कर रहा है, पोटैटो वाई वायरस है या पोटैटो अपन कह रहे हैं एस वायरस है वो संक्रमित नहीं कर रहा है। तो अपन ने इसको विषाणु मुक्त कर दिया है। अगर आपको फिर भी डाउट हो कि शीर्ष द्विपज्योतिकीय इसको वायरस हो सकता है तो इस पोष माध्यम के अंदर कुछ प्रतिजैविक पदार्थ मिलाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं। ये प्रतिजैवी क्या करते हैं, इन वायरस को खत्म कर देता है। तो आपको ये परंपरागत तकनीक है उससे खेती करोगे तो नेचुरल सी बात है बीमारी आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी, आप इस तकनीक को भूल जाओ। आपको क्या करना है, ये बीमारी हटानी है तो आप पादप के पास जाओ और उसकी एक कोशिका ले लो। ये तकनीक आप छोड़ दो, आप शीर्ष द्विपज्योति की कोशिका ले लो और लेके उसको संवर्धन करो और उससे एक नया पौधा बनाओ। तो ये जो पौधा बनेगा इसका नाम होगा विषाणु मुक्त पादप, वायरस फ्री प्लांट। ठीक है, तो अगर ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है तो आपको इस तकनीक को भूलना है और एक नई तकनीक अपनानी है। शीर्ष द्विपज्योति की कोशिका लेनी है और उसको संवर्धित करना है और एक नया पादप बनाना है। अब अपन उत्तक संवर्धन में क्या है, कायिक संकरण समझाते हैं आपको। कायिक संकरण क्या होता है, ठीक है। कायिक संकरण एक बहुत सिंपल तकनीक होती है। अब कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके वंश अलग अलग होते हैं। वंश अलग अलग होने के कारण क्या होता है, उनमें संकरण संभव नहीं होता है, ना ही उनमें क्या होता है जनन संभव हो सकता है। जैसे अपन आलू की बात करें और टमाटर की बात करें, ठीक है। अपन कहते हैं ये है लाइकोपार्सिकम एस्कुलेंटम, इसका नाम होता है लाइकोपार्सिकम एस्कुलेंटम, ठीक है। और इसका नाम होता है पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम। ये सोलेनम ट्यूबरोसम है और ये टमाटर है, इन दोनों का वंश क्या है, अलग अलग है। अब आपको कहे जाए कि इन दोनों को आप क्या करो, आपस में जनन कराओ, तो आप कहोगे भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है, इनके वंश क्या है, अलग अलग है, तो ये इनके बीच में संकरण संभव नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने इनके बीच में क्या कराया है, संकरण करवा के छोड़ा है, तब इसका नाम रखा है कायिक संकरण, ठीक है। कैसे कराया, इसी तरह से अपन कहते हैं इन दोनों के संकरण से जो पादप बनेगा उसका नाम होगा, ये है पोटैटो। आलू को अपन क्या कहते हैं, पोटैटो कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं टोमेटो। तो अब आपको क्या करना है, इसको कहा जाता है पोमेटो बनेगा, पोमेटो। इसके दो शुरू के वर्ड, इसके आखिर के 4 वर्ड। तो इन दोनों के मिलने से जो एक पादप बनेगा उसका नाम होगा पोमेटो। तो आपने क्या किया, आलू के 2 शब्द उठाए और इसके लास्ट के 4 शब्द जोड़ दिए, तो आलू और टमाटर के मिलने से एक नया पादप बना है, उसका नाम है पोमेटो। ये आपको ध्यान रखना है। कई जगह अपन टोपेटो भी लिखा होता है, टोपेटो भी कहते हैं, तो ये टोपेटो भी यूज किया इन्होंने, टोपेटो भी कह सकते हैं। तो ये अपने ध्यान रखना है। इसी तरह से आलू और बैंगन है, उसको भी मिलाया गया है। आलू और बैंगन है, टमाटर है, बैंगन है, इनको भी आपस में मिलाया गया है और ब्रोमेटो बनाया गया है, ठीक है। ब्रोमेटो है, उसका निर्माण भी किया गया। आलू और बैंगन, आलू और टमाटर, इनको आपस में संकलित किया गया है। ये क्या है, ये अपन ने आलू की एक कोशिका ले ली, आलू की एक कोशिका को ले लिया
और ये टमाटर की एक कोशिका को ले लिया। ये टमाटर की एक कायिक कोशिका है, एक आलू की कायिक कोशिका है। इस कोशिका के चारों तरफ क्या है, ये कोशिका भित्ति है। इसके चारों तरफ ये कोशिका भित्ति है, इसके चारों तरफ ये कोशिका भित्ति है और इसके बीच में केंद्रक है। सबसे पहले इस कोशिका के ऊपर क्या किया, सेलुलेज, हेमीसेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम डाला। सेलुलेज, हेमीसेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम डाला। ये कायिक कोशिका ले ली, आलू की कायिक कोशिका, टमाटर की कायिक कोशिका ली और इसके ऊपर सेलुलेज, हेमीसेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम डाले। कोशिका भित्ति गल गई। कोशिका भित्ति है वो गल गई, यानी कोशिका भित्ति क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई है। कोशिका भित्ति गल गई है। अब इसको अपन कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट इसको कहा जाता है जीवद्रव्यक। अब यहां से परिभाषा पूछी जाती है, जीवद्रव्यक क्या है। ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, उसे प्रोटोप्लास्ट या जीवद्रव्यक कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, नग्न जीवद्रव्य को जीवद्रव्यक कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें आगे का शब्द जुड़ गया, यानी अपन कहते हैं नेक्ड जो प्रोटोप्लास्ट है उसको कहा जाता है जीवद्रव्यक। ठीक है, तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लास्ट में बदल गया। तो आपने ये कोशिका ले ली है। अब इन कोशिका को अपन क्या करते हैं, कोश माध्यम में डालते हैं। ये आलू की कोशिका है, ये अपने टमाटर की कोशिका है। इनको एक कोश माध्यम के अंदर डालते हैं। उस कोश माध्यम का नाम होता है, ये संवर्धित माध्यम है। इसमें एक रासायन होता है जिसका नाम होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, इन दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है और ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं। ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और एक कोशिका बन जाती हैं। तो ये कायिक संकरण हो गया, यानी इनका शरीर आपस में मिल चुका है। इनकी यह आत्मा तो मिली नहीं मिली पता नहीं, बाकी शरीर को मिला दिया। इसका ये शरीर था, इसका ये शरीर था। दोनों कायिक कोशिकाएं आपस में मिल चुकी हैं, यानी दोनों के जीवद्रव्य आपस में जुड़ गए और एक कोशिका बनाई। फिर इसको संवर्धित किया और एक नया पादप बना। इस नए पादप का नाम था पोमेटो। क्या था, पोमेटो था। तो पोमेटो के अंदर क्या था, पोमेटो के अंदर ऊपर लगते थे टमाटर और नीचे लगते थे आलू। इस तरह जमीन के अंदर आलू और ऊपर क्या थे, ऊपर थे अपने टमाटर। ये ज्यादा सफल नहीं हुआ, ये ज्यादा जीवित नहीं रहा और इसमें वांछित गुण भी नहीं आए, इसलिए अपना प्रयोग फेल हो गया। तो वैज्ञानिकों ने क्या है, जो सीमाएं थी, जो अलग अलग जाति की सीमाएं थी, वंश की सीमाएं थी, उन सीमाओं